हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी की ट्रिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम सोलर सिस्टम या फिर सौरमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सोलर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर सोलर सिस्टम होता क्या है या फिर सोलर सिस्टम किससे बोलते हैं। तो देखिए, सूर्य तथा उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, उनको ही हम सौरमंडल बोलते हैं सम्मिलित रूप से, है ना। और इसका एक प्रकार से देखा जाए हेड कौन होता है या फिर प्रधान कौन होता है, तो वो सूर्य होता है। ठीक है, अब कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, इसके अलावा उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, इसके अलावा बौने ग्रह या फिर डॉर्फ प्लैनेट्स होते हैं, उल्का पिंड होते हैं जिसे हम मीटरॉइड्स बोलते हैं, इसके अलावा धूमकेतु होते हैं। तो ये सभी आकाशीय पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। देखिए, सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है कि सौरमंडल के सारे खगोलीय पिंड, जितने भी खगोलीय पिंड मैंने आपको अभी बताए, ये सब सन के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। अभी हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे। तो इस कंप्लीट सिस्टम को हम सौरमंडल बोलते हैं। एक बार हम सोलर सिस्टम के जितने भी ग्रह हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्यतः सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हमें देखने को मिलते हैं। पहले 9 थे, अभी हम डिस्कस करेंगे 9 से 8 क्यों हुए। तो देखिए, सूर्य के सबसे पहले जो या फिर पास में जो ग्रह है उसे हम बोलते हैं मरकरी या फिर बुध। इसके अलावा सूर्य से सेकंड नंबर पर जो ग्रह स्थित है उसको हम बोलते हैं शुक्र। थर्ड नंबर पर जो ग्रह है उसे हम बोलते हैं अर्थ या फिर पृथ्वी। फोर्थ नंबर पर जो ग्रह है उसे हम बोलते हैं मंगल या फिर मार्स। ठीक है, इसके अलावा फिर हमें एक क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट की पेटी देखने को मिलती है। ये क्या होते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इनको। इसके बाद जो हमें ग्रह देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं बृहस्पति या फिर जुपिटर। जुपिटर के बाद हमें शनि देखने को मिलता है। शनि के बाद अरुण या फिर यूरेनस देखने को मिलता है। यूरेनस के बाद वरुण या फिर नेपच्यून देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो हमारा पूरा सौरमंडल है इसमें 8 ग्रह हैं। एक बार मैं फिर से आपको बोल के बता देता हूँ। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह हैं। एक और ग्रह था 9वां, जिसे हम बोलते हैं प्लूटो। यहाँ पर आपको ये क्यूपर बेल्ट दिख रहा है, यहाँ पर स्थित था प्लूटो। लेकिन 2006 में एक सम्मेलन हुआ था IAU का, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो इसकी बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, क्यों कर दिया गया था अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, थोड़ा सा हम सूर्य या फिर सन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे सौरमंडल का हेड है या फिर प्रधान है। देखिए, जैसे सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से सूर्य भी हमारी जो आकाशगंगा है या फिर जो गैलेक्सी है उसकी परिक्रमा कर रहा है। इसके अलावा हमारी गैलेक्सी के केंद्र से सूर्य की जो दूरी है वो कितनी है, तो 2700 लाइट ईयर या फिर 2700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारा सन स्थित है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा सूर्य भी हमारी गैलेक्सी के चक्कर लगाता है। सूर्य को गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ब्रह्मांड वर्ष या फिर कॉस्मोस ईयर बोलते हैं। तो ये डिटेल आपको याद रखनी है। इसके अलावा यदि हम बेसिक बात करें तो ये सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। इसके अलावा सौरमंडल का लगभग जो 99.8% मास है वो सूर्य में निहित है। मतलब मान लीजिए पूरे हमारे सौरमंडल का वेट यदि 100 है तो उसमें से 99.8 किलोग्राम वेट जो होगा वो किसका होगा, सन का होगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका जो फॉर्मेशन है या फिर जो सूर्य बना है वो गैस व प्लाज्मा से बना हुआ है। इसके अलावा इसकी जो एनर्जी का मुख्य सोर्स है वो क्या है, नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए, नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होती है और इस प्रकार से सन को एनर्जी प्राप्त होती है। सन में यदि हम बात करें तो लगभग 74% हाइड्रोजन है और 23% हीलियम है, और ये हाइड्रोजन लगातार हीलियम में चेंज होती है। इसके अलावा 2% अन्य तत्व या फिर अन्य एलिमेंट इसमें मौजूद हो। तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होती है और इसी को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसी प्रकार से सन को एनर्जी प्राप्त होती है। इसके अलावा सूर्य को यदि हम पृथ्वी से कंपेयर करें तो लगभग ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। इसके अलावा पृथ्वी के द्रव्यमान से सूर्य का जो द्रव्यमान है वो लगभग 3 लाख गुना है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो इस सन के बारे में जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रूट एप्लीकेशन पर आपको डिफरेंट कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जैसे अर्थमेटिक मैथ्स का बैच है, पॉलिटी का बैच है, साइंस का बैच है, हिस्ट्री का बैच है। तो ये सभी सब्जेक्ट आप एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं हमारी रूट एप्लीकेशन पर। तो आपको रूट एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब आप रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ
पर 3 डॉट वाले ऑप्शन में स्टडी मटेरियल में आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, उसकी PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा फ्री टेस्ट वाले फोल्डर में आपको डेली करंट अफेयर के क्विज, इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट के क्विज भी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप एक बार रूट एप्लीकेशन को विजिट जरूर करें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आखिर ग्रह किसे बोला जाता है ना, ग्रह की कुछ डेफिनेशन डिफाइन की गई है, उनको हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए ग्रह किसे बोलेंगे, तो ऐसा आकाशीय पिंड जो किसी तारे की परिक्रमा करता है उसको हम ग्रह बोलेंगे। पहली कंडीशन ये है तारे की, या फिर आप तारे को सूर्य भी बोल सकते हैं, सूर्य भी एक तारा है। तो कोई भी ऐसा आकाशीय पिंड जो तारे की या फिर सूर्य की परिक्रमा करे उसे हम ग्रह बोलेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, उस आकाशीय पिंड का निश्चित आकार होना चाहिए या फिर एक फिक्स्ड शेप होना चाहिए, तो उसे हम प्लैनेट बोलेंगे। इसके अलावा उस आकाशीय पिंड में पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा पृथ्वी का भी अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके अलावा उसकी कक्षा जो होती है, फिर जो उसका ऑर्बिट होता है वो निश्चित होना चाहिए। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये सारे ग्रह एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। तो ये जितने भी ग्रह आप देख रहे हैं अपनी कक्षा में ही सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उनका ऑर्बिट फिक्स होना चाहिए। इसके अलावा उस आकाशीय पिंड का निश्चित द्रव्यमान या फिर मास भी निश्चित होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2006 में प्राग जो कि चेक गणराज्य के अंतर्गत आता है, यहाँ पर बैठक हुई थी IAU की जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो इसकी बैठक में ग्रहों की ये डेफिनेशन जो होती है, इतने पॉइंट डिसाइड किए गए थे। जो भी आकाशीय पिंड इतनी कंडीशन को फुलफिल करेगा उसको ग्रह की संज्ञा दी जाएगी या फिर ग्रह की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ग्रह होते हैं या फिर प्लैनेट होते हैं, इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, ये तारे के प्रकाश से या फिर सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर एक नोट लिखा है मैंने, प्लूटो की कक्षा निश्चित ना होने के कारण इसे ग्रह की सूची से 2006 में जो IAU की बैठक हुई थी उसमें इसे ग्रह की सूची से बाहर किया गया था, क्योंकि ये जो नेपच्यून का ऑर्बिट था उसको काटता था, है ना। इसके अलावा फोर्थ वाले पॉइंट में हमने यहाँ पर समझा है कि उसकी निश्चित कक्षा होनी चाहिए। तो जो प्लूटो ग्रह था उसकी एक निश्चित कक्षा नहीं थी या फिर फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं था, इस कारण से उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। चलिए इसके अलावा ग्रहों को और थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए जो आपको ये 4 ग्रह दिख रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, है ना, इनको हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी इनको बोलते हैं। देखिए इनको पार्थिव ग्रह क्यों बोलते हैं या फिर आंतरिक ग्रह क्यों बोलते हैं। पहली बात तो ये सूर्य के सबसे पास स्थित है ना, यदि आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सूर्य के सबसे नज़दीक या फिर पास में स्थित हैं। इसके अलावा जो ये चारों प्लैनेट हैं ये चट्टानों से बने हैं या फिर ठोस अवस्था में, है ना। यहाँ पर आपको क्रस्ट देखने को मिलेगा, क्रस्ट या फिर भूपर्पटी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ये 4 प्लैनेट हैं इनमें रिंग नहीं पाए जाते। जैसे अभी हम देखेंगे जो बृहस्पतिक ग्रह होते हैं या फिर जुवियन प्लैनेट होते हैं, यहाँ पर रिंग पाए जाते हैं, जैसे शनि में, है ना, अरुण में, वरुण में भी पाए जाते हैं, बृहस्पति में भी पाए जाते हैं, लेकिन एक कुछ ग्रहों में दिखाई नहीं देते, कुछ में दिखाई देते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो ये पार्थिव ग्रह हैं चारों, ये आकार में छोटे होते हैं ना, तो ये इन ग्रहों को कहा जाता है पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा बृहस्पतिक या फिर जुवियन प्लैनेट कौन से होते हैं, सबसे पहली बात तो ये सूर्य से दूर स्थित हैं। इसके अलावा आकार में भी ये बड़े होते हैं। इसके अलावा इसमें से जो बृहस्पति और शनि ग्रह है ये गैसीय अवस्था में है ना, इसमें गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा जो अरुण और वरुण या फिर यूरेनस और नेपच्यून है ना, ये पूर्णतः बर्फ से बने हुए हैं, ठीक है। तो इनको बोला जाता है आइस जाइंट, और जो बृहस्पति शनि है इनको बोला जाता है गैस जाइंट्स। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो ये मुख्यतः गैसों और बर्फ से बने हुए प्लैनेट हैं। इसके अलावा जो ये जुवियन प्लैनेट हैं चारों, इनके मून्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, फिर हम बोले इनके उपग्रहों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। इसके अलावा इनमें रिंग्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी में हम इनको बांटते हैं, पार्थिव ग्रह और बृहस्पतिक ग्रह, 4 दोनों में आते हैं। इसके अलावा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में कुछ अन्य आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, है ना। क्षुद्र ग्रह पेटी बोलते हैं या फिर क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में ये लाखों की संख्या में होते हैं और सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी विशेषता क्या होती है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में। इसके अलावा वरुण या फिर नेपच्यून के बाद भी लास्ट में यहाँ पर एक पेटी आपको देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, है ना। ये भी क्षुद्र ग्रह की तरह ही पेटी है, लेकिन क्षुद्र ग्रह पेटी के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी पेटी है ना। और यहाँ पर जो भी ये आकाशीय पिंड होते हैं ये बिल्कुल बर्फ के बने हुए होते हैं और ठंडे होते हैं। इनको अभी हम लास्ट में और डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सौरमंडल में जितने भी ये 8 ग्रह हैं इन सभी का जो परिक्रमण है या फिर रिवॉल्यूशन है, परिक्रमण मतलब क्या होता है,
सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। तो ये जो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज ये चक्कर लगाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं पश्चिम से पूर्व या फिर वेस्ट से ईस्ट की ओर, इस प्रकार से डायरेक्शन में ये चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो उससे क्या होता है? एक वर्ष कंप्लीट होता है। तो इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन या फिर परिक्रमण। इसके अलावा जितने भी ग्रह होते हैं वो अपनी एक्सिस या फिर अक्ष में भी रोटेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं घूर्णन या फिर रोटेशन। तो वीनस और यूरेनस या फिर हम हिंदी में बोलें शुक्र और अरुण, ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो अपनी एक्सिस पर क्लॉकवाइज घूमते हैं या फिर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर रोटेट करते हैं। इसके अलावा जितने भी 6 ग्रह हैं ये अपनी एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज या फिर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। देखिए बहुत सी जगह उल्टा लिखा रहता है, बहुत से जब आप लेक्चर देखेंगे या फिर बहुत से आप बुक पढ़ते हैं तो जो इनका परिक्रमण है ये उल्टा बता देते हैं शुक्र और अरुण का। तो आपको याद रखना है ये अपनी एक्सिस पर उल्टा घूमते हैं, ना कि सूर्य के अराउंड। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसके लिए मैं आपको ये नासा का स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि जो शुक्र और अरुण है ये अपनी एक्सिस पर उल्टा घूमते हैं, ना कि सूर्य के चारों ओर। चलिए अब हम उपग्रह डिस्कस कर लेते हैं या फिर सैटेलाइट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उपग्रह के लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं मून। तो कहीं मून लिखा भी मिलेगा, कहीं सैटेलाइट लिखा मिलेगा, तो आपको समझ जाना है उपग्रह की ही बात की जा रही है। उपग्रह की डेफिनेशन को पहले समझते हैं, किस आकाशीय पिंड को आखिर हम उपग्रह बोलेंगे। तो देखिए ग्रह के साथ साथ जो सूर्य की भी परिक्रमा करता है जो भी आकाशीय पिंड, उसको हम उपग्रह या फिर मून कहते हैं या फिर सैटेलाइट बोलते हैं, है ना। इसके अलावा उपग्रह भी जो होते हैं या फिर सैटेलाइट होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह और एक होता है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह जैसे मून है हमारा या फिर चंद्रमा है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा अन्य ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह हैं। यदि बुध और शुक्र को छोड़ दिया जाए तो जितने भी 6 प्लैनेट बचते हैं उन सभी के उपग्रह अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं जो इंसानों के द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। इसके अलावा चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अभी मैंने बताया चंद्रमा या फिर मून ये पृथ्वी का या फिर अर्थ का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसके अलावा कृत्रिम उपग्रह की बात की जाए तो मानव द्वारा निर्मित ये होते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे आर्यभट्ट हो गया, रोहिणी हो गया, और भी बहुत सारे उपग्रह हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से ये भी अर्थ के चारों ओर रोटेशन करते हैं या फिर उस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़े उपग्रह की बात की जाए तो गैनीमीड जो कि जुपिटर का उपग्रह है ये सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अलावा जो सबसे छोटा उपग्रह है ये डिवोस है जो कि मार्स का उपग्रह है या फिर मंगल का उपग्रह है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा पूरे सौरमंडल की बात करेंगे तो 200 से ज़्यादा उपग्रह हमारे सौरमंडल में हैं। सर्वाधिक उपग्रहों की बात की जाए तो शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, लगभग 81 उपग्रह हैं शनि के। इसके अलावा जो बृहस्पति है इसके लगभग 79 उपग्रह हैं। देखिए 2019 से पहले, है ना, 2019 से पहले बृहस्पति या फिर जुपिटर के सर्वाधिक उपग्रह माने जाते थे, लेकिन 2019 में शनि के कुछ उपग्रहों की खोज हुई और अभी नंबर 1 पर शनि है। तो आपको याद रखना है 2019 के बाद से शनि के सर्वाधिक मून है या फिर सैटेलाइट है। इसके अलावा यूरेनस के 27 उपग्रह हैं और नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा अर्थ की मैंने आपको बताया अर्थ का एकमात्र उपग्रह है जिसको हम मून बोलते हैं। इसके अलावा जो मंगल है इसके 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोवोस और एक है डिवोस। डिवोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह की या फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होता है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह या फिर मार्स और जुपिटर के मध्य बहुत सारे लाखों की संख्या में कुछ आकाशीय पिंड होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसके अलावा जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं इनका जो आकार होता है ये अनियमित होता है, प्रॉपर शेप नहीं होता। जैसे हमने अभी प्लैनेट की डेफिनेशन में समझा था कि इनका आकार नियमित होना चाहिए, लेकिन जो क्षुद्र ग्रह होते हैं इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, कैसा भी आकार इसका हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फोर वेस्टर नाम का एक क्षुद्र ग्रह है जिसे हम खाली आंखों से देख सकते हैं। ये फोर वेस्टर की तस्वीर है, तो आप इसको यहाँ इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है ये कौन सा है? तो सीरीज सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। तो ये बात भी आपको याद रखना है ना। ये किसके बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तो विशाल गर्त का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में एक झील है लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, ये क्षुद्र ग्रह के ही अर्थ पर टकराने से बनी हुई है। तो ये सारी बातें आपको क्षुद्र ग्रह के बारे में याद रखनी है। आगे डिस्कस करते हैं धूमकेतु के बारे में या फिर जिसे हम कॉमेट्स बोलते हैं। देखिए धूल, बर्फ, हिमानी और गैसों से निर्मित ये पिंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं धूमकेतु,
ठीक है, सूर्य की परिक्रमा अनियमित कक्षा में करते हैं, मतलब इनका कोई नियमित ऑर्बिट नहीं है, कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है, अनियमित कक्षा में ये परिक्रमा करते हैं किसकी, सन की। इसके अलावा लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। देखिए जब भी ये सूर्य के नज़दीक से गुजरते हैं तो इनकी जो ये पूंछ होती है ना, ये धूल और गैसों से बनी होती है, और जैसे ही ये सूर्य के पास पहुंचते हैं तो इस प्रकार से चमकती हुई दिखाई देती है। तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके अलावा ये मुख्यतः क्यूपर बेल्ट जो होता है और जो वहाँ पर डर्ट क्लाउड होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्हें हम पुच्छल तारों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो धूमकेतु को ही पुच्छल तारा कहा जाता है। इसके अलावा एक हेली नाम का धूमकेतु है या फिर पुच्छल तारा जो कि 76 वर्ष में दिखाई देता है, ठीक है। देखिए लास्ट ये कब दिखा था, 1986 में ये दिखा गया था। अब नेक्स्ट टाइम ये कब दिखाई देगा, तो 76 वर्ष बाद 2062 में दिखाई देगा हेली नाम का धूमकेतु। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं उल्का पिंड या फिर मीटरराइट्स की। तो देखिए ये क्या होते हैं, ये भी धूल गैस और चट्टानों से निर्मित आकाशीय पिंड होते हैं, ठीक है। जो देखिए जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, अभी हमने पढ़ा था मंगल और बृहस्पति के बीच में, ये वही होते हैं, लेकिन क्या होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये क्षुद्र ग्रह ही होते हैं जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल पर आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर के ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और वायुमंडलीय घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है और ये चमकने लगते हैं। देखिए क्या होता है कि जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। यदि मान लीजिए उल्का पिंड छोटा है ना, तो वो तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण उसमें आग लग जाएगी। जो हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं वो यही उल्का पिंड होते हैं, है ना, उन्हें हम उल्काश्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें यदि आग लग जाती है तो वो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा उल्का पिंड है तो उसमें वायुमंडलीय घर्षण के कारण आग नहीं लगेगी और वो पृथ्वी से टकरा सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं बौने ग्रहों के बारे में या फिर डॉर्फ प्लैनेट के बारे में। देखिए जो बौने ग्रह होते हैं इनकी कुछ विशेषताओं की बात की जाए तो पहली बात तो ये आकार में छोटे होते हैं। दूसरी बात क्या होती है, इनका जो ऑर्बिट होता है वो वृत्ताकार नहीं होता या फिर फिक्स्ड नहीं होता। जैसे हमने अभी देखा था कि जो प्लूटो है ना, उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर इसलिए किया गया था क्योंकि वो नेपच्यून के ऑर्बिट को काटता था, है ना। तो इनका ऑर्बिट एक निश्चित कक्षा में नहीं होता, किसी ग्रह की कक्षा को काटना, है ना। अभी मैंने आपको बताया इनका ऑर्बिट निश्चित नहीं होता, अन्य ग्रह की कक्षा को काटते हैं या फिर ऑर्बिट को काटते हैं। इसके अलावा 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, है ना। ये प्लूटो है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य बौने ग्रह कौन कौन से हैं, तो प्लूटो, सीरिस, एरिस, सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है, एरिस है। इसके अलावा मैकमैक और इसके अलावा होमिया। तो ये सारे बौने ग्रह या फिर डॉर्फ प्लैनेट के अंतर्गत आते हैं। अभी तक 5 बौने ग्रहों की खोज हो चुकी है, तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा प्लूटो, होमिया और जो मैकमैक हैं ये सब क्यूपर बेल्ट के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अब क्यूपर बेल्ट की बात कर लेते हैं। देखिए जो हमारा सबसे अंतिम ग्रह है नेपच्यून या फिर जिसको हम बोलते हैं वरुण, उसके बाद लाखों करोड़ों की संख्या में आकाशीय पिंड होते हैं, उनकी एक पेटी होती है। जैसे हमने एस्ट्रॉयड बेल्ट पढ़ा था उसी प्रकार से ये क्यूपर बेल्ट होता है जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में आकाशीय पिंड होते हैं। जो ये पिंड होते हैं वो जल, बर्फ, मीथेन, इसके अलावा अमोनिया से बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ये क्यूपर बेल्ट होता है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट या फिर जो हमने क्षुद्र ग्रह की पेटी पढ़ी थी मंगल और बृहस्पति के बीच में, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी ये पेटी होती है। और इसके बाद एक ओरुट क्लाउड होता है और उसके बाद लगभग हमारा जो सौरमंडल होता है वो समाप्त हो जाता है। जो ओरुट क्लाउड होता है उसके बाद हमारे सौरमंडल की सीमा या फिर बाउंड्री समाप्त हो जाती है। इसके अलावा इसी क्यूपर बेल्ट में कुछ बौने ग्रह भी स्थित हैं, जैसे मैकमैक, होमिया, प्लूटो। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ये जितने भी 3 बौने ग्रह हैं या फिर डॉर्फ प्लैनेट हैं ये इसी क्यूपर बेल्ट का हिस्सा हैं। इसके अलावा क्यूपर बेल्ट या फिर जो इसमें प्लूटो बौना ग्रह स्थित है उसके लिए नासा का एक मिशन भी है जिसको हम बोलते हैं न्यू होराइजन मिशन। तो ये भी आपको याद रखना है, प्लूटो के लिए न्यू होराइजन मिशन है जो कि नासा के द्वारा भेजा गया है। तो ये क्यूपर बेल्ट के बारे में भी आपको चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, मैं वहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। तो एक बार आप रूट एप्लीकेशन को विजिट ज़रूर कीजिए, अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रही है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।